नमस्कार। YouTube चैनल के इस नया भारत के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद में वापस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं, जो इतने दिनों मेरे सामने आया है। और आज का मेरा मुद्दा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रोजगार के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रोजगार के लिए एजेंट और निवेशक के लिए कितनी सुरक्षित है ये है आज का मेरा विषय। ये विषय इसलिए है कि आज भी कुछ इसकी शाखाएं काम कर रही है। कई एजेंट अभी भी बिल्कुल अंधभक्ति दिखा करके पैरवी कर रहे हैं, और इसलिए भी कि कुछ एजेंट अभी तक भी अच्छी खासी गालियां लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरे लिए काफी दिन हो गए परिचय कराया, फिर भी आपको परिचय करा देता हूं। मैं नया भारत पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूं, स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और इस आदर्श मोदी घोटाला जो 12,000 करोड़ का लगभग का है, उसको मैंने ही भारत सरकार के सामने रख करके या मीडिया के सामने रख करके या पब्लिक के सामने रख करके मैंने उजागर किया था। आज इसके परिचय दे रहा हूं, काफी दिन का गैप हो गया। तो आज का मेरा विषय है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रोजगार के लिए एजेंट के लिए भी और निवेश के लिए कितनी सुरक्षित है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आज की बात कर रहा हूं। पिछला समय था उसमें अपना कवर हो जाएगा, और आने वाला समय भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि आज सुरक्षित नहीं है तो कल सुरक्षित नहीं हो सकती। कल क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसके पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ दिन पहले कुछ लोग कमेंट करते हैं, एक जने बंदे ने लिखा, शायद वो एम्प्लॉय होगा आदर्श का, कि मैं 13 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, मैंने ऐसा कभी कुछ सुना नहीं, देखा नहीं है। मुझे अभी भी दया आती है ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इसको संस्था कहते हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें कोई शंका नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था है, पर संस्था कैसे? संस्था है तो मुकेश मोदी इसमें क्या है? आप देख रहे होंगे मुकेश मोदी के नाम से संस्था को जाना जाता है, तो मुकेश मोदी है क्या इसके अंदर? वो क्यों जेल में बैठे हैं इसके अंदर? क्यों जेल में गए इसके अंदर? यदि संस्था ही है तो बंधुओं, ये संस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये सिर्फ नाम है, और सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन लेने के कारण सिर्फ ये संस्था है। अदरवाइज ये आप यूं कहिए, मुकेश मोदी की घर की दुकान, मुकेश मोदी की प्रॉपर्टी से कंसर्न, या मुकेश मोदी का खुद का अपना एक प्रोजेक्ट है, खुद की अपनी एक संस्था है। जिसको यदि कोई संस्था कह रहा है तो अपने आप को बड़ा भ्रम में रख रहा है अपना आप, और दूसरों को भी भ्रम में डाल रहा है और झूठ बोल रहा है। अब मैं आता हूं रोजगार की बात, कि सोसाइटी के अंदर, आदर्श सोसाइटी के अंदर आखिर में मैं बात कर रहा हूं तो ये कह रहा हूं कि कुल कितने तरह के लोग रोजगार ले रहे हैं। तो इसमें मोटे मोटे 3 कैटेगरी हैं जो रोजगार लेने वाले। सबसे मोटा संख्या में सबसे कम, और क्वांटम वाइज देखें तो सबसे बड़ा रोजगार तो मोदी परिवार का है, जो कि इसका मालिक है, इस संस्था का, तथाकथित संस्था का, आदर्श सोसाइटी का। और इस मोदी परिवार ने, जैसा कि आपने देखा होगा, एसआईजी की एफआईआर का आधार पर मैंने डेटा दिया है आप सब लोगों को, कि मात्र 3 साल में इनकी एक फर्म थी महावीर एंटरप्राइजेज, जिसमें मुकेश मोदी की वाइफ और जवाई पार्टनर है, 660 करोड़ का कमीशन दिया। 660 करोड़, और लगभग 210-12 करोड़ का इनके घर के 5 या 6 लोगों ने मिलकर के तनख्वाह लिए 212 करोड़ की, जो कि जिनकी तनख्वाह की जो रेट है वो मुकेश अंबानी से भी ज्यादा है। तो सबसे पहला रोजगार तो है इन लोगों का, मोदी परिवार का। अब आप वो भी अब कैसे सुरक्षित है? अभी तक तो मजे लिए, अब वो सुरक्षित वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि अब वो फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते जो अभी तक किया है इन्होंने। और दूसरे इसके रोजगार किसको मिला हुआ है? कुल 4 है वैसे रोजगार। एक और है तबका है जिसको आप कह सकते हो इनके एम्प्लॉय है सोसाइटी के, जो आज भी लगभग मोटे तौर पे काम करे, जिनको तनख्वाहें मिलती थी, और तनख्वाह के अलावा और क्या क्या मिलता था या अपने दूसरे नामों से क्या क्या लेते थे वो मैं नहीं ज्यादा जानता। और तीसरे हैं एजेंट, जिनको अलग अलग जगह इन्होंने कहीं एडवाइजर का नाम दिया, फिर कहीं ऊपर सुपरवाइजर, पता नहीं क्या क्या पोस्ट लगा रखे, एडवाइजर के ऊपर एडवाइजर, इसके ऊपर ग्रुप। ये चेन नहीं होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, वैसे चेन्स बना रखी है इन्होंने। तो सबसे बड़ा तो जो तबका है वो है एजेंट लोगों का, जो ये कह रहे हैं कि हम लोग 4 लाख, लगभग 4 लाख, ऐसे सोसाइटी मैनेजमेंट क्लेम करता रहा कि 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो और एक जो बात रोजगार के अलावा तीसरे लोग हैं जो निवेश से जुड़े हैं, वो निवेशक हैं।
और उनका निवेश कितना सुरक्षित है। तो मैं पहला इशू ले रहा हूं कि रोजगार कितना सुरक्षित है। तो एक मोदी परिवार, एक कर्मचारी लोग और बाकी सभी तरह के एजेंट, उस एजेंट के अंदर एजेंट, उसके ऊपर वाले एजेंट, उसके ऊपर वाले एजेंट जो मल्टी लेवल पे बने हुए हैं, वो सभी लोग शामिल हैं। ये 3 तरह के रोजगार हैं यहाँ पे। एजेंट निवेशक को छोड़ दीजिए आप। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मुझे मैक्सिमम गालियां देने वाले लोग हैं, बड़ी भद्दी गद्दी गालियां देते हैं बिना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट है नहीं उनके पास कुछ। वो सब लगभग मेरा मानता हूं ये सब एजेंट है, और खासतौर से बड़े एजेंट हैं जिन्होंने खूब मलाई खाई है और विदेश यात्राएं की होगी, कई सिक्के लिए होंगे, कई काम किए हैं। उनको आज बड़ा दर्द हो रहा, पेट में मरोड़ पड़ रही है उनके कि आदमी ने क्यों घोटाला खोला और इससे हमारे रोजगार पर लात पड़ गई। लेकिन आज मेरा विषय यह है कि यह रोजगार आखिर में कितना सुरक्षित है सभी के लिए। और मैं दोनों विषय पर, सुरक्षित रोजगार भी और सुरक्षित निवेश के लिए भी, इसके पहले कि आपको और कुछ आगे बताऊं, मैं देश के कानून के जोड़ के कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देश का कानून क्या आखिर में, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी संस्था या लोग जो धोखाधड़ी में संलिप्त है, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं देश के लिए, जनता के साथ, निवेशक के साथ में, और उन लोगों के लिए अपने स्वार्थ के लिए कोई यदि काम करता है जो कि, और उसे ज्ञात है कि ये संस्था, ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अपने स्वार्थों के लिए, दूसरों के लिए धोखाधड़ी ही कर रहे हैं, जो कि कानूनन दंडनीय अपराध है। ये बात आपको ध्यान रखने लायक बात है। जो आदर्श सोसाइटी को रोजगार मान के चल रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि जिनको ये मालूम है कि संस्था धोखाधड़ी कर रही है, या मोदी परिवार या मोदी मैनेजमेंट इसमें गड़बड़ कर रहा है, उसके बावजूद यदि वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद लोगों को निवेश करा रहे हैं, इसके बावजूद इसकी पेट दे करके लोगों को और फंसा रहे हैं, वो भी बराबर के जो जवाबदार है, धोखाधड़ी के अंदर संलिप्त है वो भी। ठीक इसी तरीके से इस सच्चाई के मालूम होने के बावजूद यदि कोई वेतन ले रहा है या कमीशन ले रहा है, अपने निजी हित है उसके अंदर, और आज भी लोगों को प्रेरित कर रहा है धोखाधड़ी निवेश करने के लिए, आज भी ये शुद्ध रूप से 100% धोखाधड़ी है। क्योंकि आज की तारीख में मोटा मोटी सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, सोशल मीडिया पे, कुछ हद तक मीडिया में भी ये सारे तथ्य बाहर आ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा कांड हुआ है, और उसके बावजूद भी यदि कोई निवेश करवाता है, किसी भी रूप से इसमें संलग्न रहता है, तो बिल्कुल वो भी इस धोखाधड़ी में शामिल है और वो दंडनीय अपराध कर रहे हैं। और चूंकि पूरी कार्रवाई धोखाधड़ी पूर्ण हो रही है, उसमें जो भी सहयोग कर रहा है, जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है, अपर मैनेजमेंट, मोदी मैनेजमेंट, वो जो धोखाधड़ी काम कर रहा है, धोखाधड़ी वाले कार्य कर रहा है इसके अंदर, और उसके अंदर जो भी सहयोग दे रहे हैं, यानी कि षड्यंत्र में साथ में है, तो वो धारा 120B के तहत वो भी षड्यंत्र के अंदर भागीदार है। क्योंकि उनको आज की तारीख में सब कुछ मालूम होने के बावजूद वो लोगों का निवेश इसमें करा रहे हैं, सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए या अपने कमीशन के लिए। इसलिए आप यह बात आती है कि क्या उनका रोजगार कितना सुरक्षित है। अरे जब रोजगार के सिर पैर भी नीचे कहीं नहीं, पांव नहीं है, धरातल नहीं है, गलत कामों के लिए रोजगार है, उसका कहीं रोजगार में भविष्य नहीं। और किसी भी ऐसी संस्था या लोग जो धोखाधड़ी में संलग्न है, वहां से किसी को अच्छा रोजगार मिल ही नहीं सकता। यदि कोई सोचता है तो वो उसकी बड़ी बेवकूफी है और बहुत बड़ी गलती है। ये मैं मानता हूं कि मेरे कटु वचन, सत्य वचन कईयों को अच्छे नहीं लगेंगे, हो सकता है इसके बाद में अभी मुझे और अच्छी अच्छी गालियां मिलेगी, लेकिन साच को आंच नहीं। तथ्यों के साथ बात रखिए मेरे सामने, लिखिए, सबको बताइए कि ये व्यक्ति, ये कैलाश चंद्र जो नया पार्टी का अध्यक्ष है, वो झूठ बोलता है, इसलिए झूठ बोलता है। तथ्यात्मक बात रखिए। मैंने आज दिन जितने बात रखे आपके सामने सबूत रखे हैं, दस्तावेज रखे हैं, इवन मैंने एसओजी की 51 पेज की FIR तक लोगों को उपलब्ध कराई यदि किसी ने मांगी है तो इस तरीके से जो भी एजेंट झूठ बोल करके निवेश ले रहे हैं, वो एजेंट्स की भी धोखाधड़ी है। और आज भी बता रहा हूं मैं, कई एजेंट्स और कर्मचारी क्या कह के जमा वो ले रहे हैं, आज भी डिपॉजिट ले रहे हैं। लौटाने की बात छोड़िए, लौटाने के लिए भी यही झूठ बोला जा रहा है और लेने के लिए भी यही लोग झूठ बोला। किस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं, कुछ 2-4 बहाने आपके पास रखता हूं आपके सामने, और कई बहाने और कई बातें होंगी, लेकिन 2-4 बातें मैं आपके सामने विशेष रूप से रखना चाहूंगा। वो कैसे हैदराबाद मुकेश मोदी और राहुल मोदी को जमानत मिलने वाली है और जमानत मिल रही, पेमेंट आ जाएगा,
क्या समझ रहे हैं वो लोग? वो जेल में नोट लेके बैठे हैं जो बाहर आते हैं आपको नोट दे देंगे, या वहां बैठे बैठे अंदर सौदा कर रहे हैं जो आपको नोट दे देंगे? इस तरह की बात कही जा रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तो सिर्फ राजनीति में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। कोई वहां जालोर सांसद बीजेपी 5 सांसद का नाम लेते हैं, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कि उन्होंने घोटाला करवाया या करवाया, कोई कुछ भी कहो, लेकिन कुछ राजनीति जोड़ के इस बात को हल्का कर रहे हैं कि इससे कुछ गलत नहीं हुआ। गलत हुआ नहीं हुआ तो फिर तकलीफ क्या? पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा आपको? कहां गाड़ी फंसी हुई है? और इसी तरीके से यह भी कहा जा रहा है, शायद वो आरोप मेरे ऊपर भी है कि भी कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए मोदी परिवार को ऐसा कर रहा है, ऐसा फंसा रहा है। किसका क्या निजी स्वार्थ है आज तक किसी ने नहीं बताया सिवाय गालियों के। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आप चिंता मत करो, सोसाइटी में एकदम निवेश सुरक्षित है। आज भी ऐसा लोग कह रहे हैं। और कुछ लोग ये तक भी कह रहे हैं कि सोसाइटी के पास बहुत सारी संपत्तियां, प्रॉपर्टीज है, अपना पैसा सेफ है। बंदो मुझे आज तक समझ नहीं, मेरा अपना विश्वास है, जितना मैं मानता भी हूं कि सोसाइटी खुद की तो अपनी कोई स्थायी संपत्ति है ही नहीं। कोई छोटा मोटा ऑफिस हो भी सकता है, या किसी निवेशक की कोई प्रॉपर्टी कभी खरीद ली हो इन्होंने, या नीलामी करके ले ली हो, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन मैं नहीं सोचता हूं सोसाइटी ने ऐसा कोई निवेश किया हो। तो इसलिए जितनी भी बातें कही जा रही है बेलाने के लिए, फुसलाने के लिए, और लोगों को बेवकूफ और धोखा देने के लिए, ये सब बातें गलत है। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है, निवेशकों को अब समझने की जरूरत है कि इनका रोजगार तो नहीं है, नहीं रहेगा, लेकिन निवेशक का लिए भी ये बात समझने की जरूरत है कि उनका सुरक्षित निवेश जो गलती हो गई लेकिन अब जो और कर रहे हैं वो बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं, और अपना आपके अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों का एक बात और बताऊं मैं आपको, हालांकि बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि सोसाइटी आखिर कितने लोगों को रोजगार दे रही है। जगह जगह मैंने इनके मैनेजमेंट के खुद के वीडियोस में सुना है सोशल मीडिया में कि 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, ये सर्वथा झूठी बात है। हाँ, ये फिगर 1 लाख के आसपास तक तो सही हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि अधिकांश एजेंट वो डमी एजेंट है, काल्पनिक एजेंट है, जिनको खाली एक परिवार के एक आदमी को एजेंट इसलिए बना दिया गया कि भाई तेरे को थोड़ा ब्याज के नाम से और ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तुमको कमीशन और दे देंगे, और उसके अकाउंट से वो उसका डिपॉजिट लेने लग गए। यानी कि जो निवेशक था उन्हीं को ही उन्होंने एक काल्पनिक एजेंट बना दिया सिर्फ कमीशन देने के लिए या ब्याज देने के नाम पर। उसका ये रोजगार नहीं है, उसने पब्लिक से कोई डिपॉजिट लाके नहीं दिया, उसने अपने खुद के परिवार के ऊपर ही वो कमीशन ले रहा है, तो इसमें बेरोजगारी की बात कहां से आई? इसलिए खाली सहानुभूति लेने के लिए कहा जाता है कि 4 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस देश के, हमने इतना बड़ा रोजगार दिया। अरे भाई, गलत काम करने के लिए रोजगार देना कहां सी देशभक्ति है? ये कौन सा रोजगार है? इसलिए पहले तो ये फिगर खोटा है, और फिगर खोटा है तो मैंने आपको पहले जो बता चुका हूं बात कि किसी गलत काम और धोखाधड़ी पूर्ण काम के अंदर सहयोग करना कोई अच्छा रोजगार नहीं है। यही नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सहकारिता सिद्धांत का इस सोसाइटी ने कैसे पालन किया, क्यों पालन नहीं किया। जब सोसाइटी अपने सदस्यों के साथ ही व्यवहार कर सकती है और किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकती है, तो एजेंट की जरूरत कहां है? एजेंट को किस बात का कमीशन दे रहे हैं? यह खुल्लम खुला सहकारिता सिद्धांत का उल्लंघन है। और यही नहीं, बड़ी बड़ी स्कीमें निकालना, ये निकालना, कहां लिखा है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर? कहां लिखा हुआ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव? अब कोई कैसा ना कहां लिखा हुआ? अरे ना नहीं लिखा हुआ, ना तो हिसाब लिखा ना। सहकारिता का सिद्धांत किसको कहते हैं? सहकारिता का सिद्धांत का मतलब क्या है? और यही नहीं, जो एजेंट के ऊपर वो एजेंट है, ये भी मैंने सुना है कि एजेंट के ऊपर एजेंट, इनके ऊपर एजेंट, जो कुछ नहीं करते फिर भी उनको कमीशन में से हिस्सा मिलता है। ये कैसी सहकारिता है? ये तो बिल्कुल ही धोखा, मतलब सहकारिता सिद्धांत का और गंभीर उल्लंघन है कि वो बिना कुछ किए ही कमीशन ले रहे हैं। मतलब एक उन्होंने कमीशन एजेंट को नियुक्त किया, इस बात का कमीशन ले रहे हैं। ये कौन सी सहकारिता है? ये कौन सा सदकर्म है जो आपस की एक दूसरे की भलाई के लिए कर रहे हैं? मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया, और इसलिए खुल्लम खुल्ला आपसे कह रहा हूं कि सहकारिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। कोई कह पे ऐसा क्यों चल रहा है, सरकार इतने दिन तक क्या कर रही थी, कोई तो मुझे कह रहा आप भी क्या कर रहे थे। अरे सरकार के अंदर तो चोर वही है, चोरी करते पकड़ा जाए। आज दिन आप सुनते हो कि इनकम टैक्स की रेट्स होती है, जीएसटी की रेट्स होती है, कई कानून बनते हैं, ईडी की जांच करती है। जांच किसकी होती है? तो चोरी पकड़ी जाती है, और जब तक चोरी नहीं पकड़ी जाती सब साहूकारी है। चूंकि आज दिन से और सरकार का आपको मालूम है भ्रष्ट तंत्र है, और भ्रष्टाचार तंत्र के तहत आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो, कौन रोकने वाला है? जो आपके सामने है। ठीक इसी तरीके से, चूंकि बहुत स्पष्ट कह रहा हूं
कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा व्यापार धोखाधड़ी पे आधारित है। जो इन्होंने निवेश किया वो सारा धोखाधड़ी का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए ऐसी सोसाइटी में किसी भी कर्मचारी का, किसी भी कर्मचारी और एजेंट का भविष्य सुरक्षित है ही नहीं। और लगभग आप समाप्त समझिए, ये बात कान खोल कर आप सुन लीजिए। मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहा हूँ आप और गालियां देंगे, अभी तो कई लोग गालियां देंगे, लेकिन सत्य है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरा आप सबको एक सुझाव है, मेरा आप सबको ऐसे एजेंटों का निवेदन है, और खासतौर से जो एजेंट है अपने अंधभक्ति छोड़ दे और अंधभक्ति छोड़ के थोड़ा सोचे। और उनकी ड्यूटी बनती है कि उनकी वजह से जो निवेशक फंसा है उसको बचाने के लिए वो अब क्या कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें और समुचित प्रयास करें। तो मैं मानूंगा कि वाकई आपसे अनजाने में गलती हुई है। आपका निवेशक भी मानेगा कि भाई आप वाकई आप तो क्या कहना चाहिए, आपका इसमें कोई गलत काम रोल नहीं था, आपने सदा अच्छा काम किया है, लेकिन आपको ध्यान नहीं था सोसाइटी गलत कर रही है। लेकिन ये आज भी यदि आप किसी निवेशक को फंसा रहे हैं, आज भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि आप भी उस गड़बड़ घोटाले में शामिल हैं। ऐसा मेरा स्पष्ट आपसे आग्रह है। इसलिए अपने निवेशकों को बचाने के लिए उनकी मदद कीजिए, उनको गाइडेंस कीजिए, और आपको भी गाइडेंस की जरूरत है तो उचित जगह से आप गाइडेंस ले और क्या करना चाहिए इसमें सोचिए। और बहुत कड़वी बात कह रहा हूं आपको, और आगे इसलिए कह रहा हूं, मेरा दिल दुखता है, दर्द, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लोग अभी भी बात को समझ नहीं रहे। लोगों को बात तभी समझ में आती है कि अखबार में बड़ी बड़ी खबर छपे, लोगों को तभी खबर है जब गिरफ्तारी हो, लोगों को बात तभी समझ में आती है कोई बड़ा नेता कहते। अरे भाई, जब सभी कुछ सेट है, मामला सभी कुछ सेट है, क्या बोल रहे, फिक्स है, आपको कोई क्यों बोलेगा? आपने देखा होगा सब पार्टियां चुप है, सरकार चुप है, मीडिया चुप है, तो ऐसा क्यों है आखिर? ये आपके सोचने की चीज है। वो सब चुप है इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूं, आपके सामने है ना। जून 2018 से लेकर आज दिन तक वापस जून आ रहा है, आप देख लीजिए कौन सी बात झूठी निकली, आप बता दीजिए मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी ये जो मोदी परिवार की जो सोसाइटी है, ये मैं चैलेंज कह रहा हूं कि देश का कोई राजनेता अब इसको बचा नहीं सकता। इट विल कम टू एंड। इसका वाइंडिंग अप चालू हो चुका है, प्रोसेस चालू हो चुका है। ठीक है, कुछ समय तक जैसे कि हमारी कानूनी व्यवस्था है उसमें कोई व्यवधान पैदा कर ले तो डिले कर दे, लेकिन हो कुछ नहीं सकता। इस सोसाइटी को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जो भी वास्तविक जिनको रोजगार की जरूरत है, जो वाकई बेरोजगार हो गए हैं इस सोसाइटी की वजह से, वो समय रहते हुए अपना अपना उचित रोजगार ढूंढ ले और अपनी अपनी अलग व्यवस्था देख ले, क्योंकि यहां उनका कोई तरह का भविष्य अब नहीं है, नहीं बचा है। अब मैं विषय पर आता हूं कि निवेशक कितने सुरक्षित है। आज की तारीख की बात कर रहा हूं। बंधुओं, वैसे तो आपका पैसा फंसा हुआ, आपको मालूम ही है कि आप कहां खड़े हैं, कि आपका पैसा फंसा हुआ, पैसा कैसा आएगा, नहीं आ रहा है। कम से कम जून और वापस जून, 12 महीने तो हो गए आप लोग प्रयास करते हुए। जिन लोगों ने वाकई दमदार प्रयास किया, अपनी पूरी ताकत जो भी, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, मैं जानता हूं ऐसे सैकड़ों लोगों को जिनको पैसा मिला है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया। वो भाग्य की वजह से बैठे नहीं रहे, वो चुप बैठे नहीं रहे, उन्होंने अपने तरीके से पैसा निकालने की कोशिश की, पैसा मिला। लेकिन सवाल है कि आप सुरक्षित कितने हैं आज की तारीख में। मैं 2-3 बातें हैं जो आज हो सकता है मैंने कुछ पहले बताई, आज और खोल के बताना चाहता हूं। निवेशक कान खोल के सुन ले, और निवेशक के एजेंट भी कान खोल के सुन ले, क्योंकि उनके ही कान पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही निवेश करवाया है। और जो मुझे जानकारी, मैं जो 3-4 बातें बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कि जो मेरा ज्ञान है विश्व सूत्रों के आधार पर, कि इस सोसाइटी के खिलाफ और इस ग्रुप के खिलाफ, आदर्श मोदी ग्रुप के खिलाफ बहुत बड़ा आयकर का केस बना है और बनेगा। अभी असेसमेंट की स्टेज नहीं आई है, क्योंकि मार्च खत्म हुआ है। अब आगे की कार्रवाइयां चालू होगी। और जितनी मुझे मालूम है कि आयकर की मांग कायम होने से पहले पहले तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कुछ हद तक आंशिक रूप से पैसा आपका सेफ है या आपको मिल सकता है, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि सोसाइटी की जो निवेशक कंपनियां हैं, जो इनकी फर्जी कंपनियां कह लो या इन्हीं की कंपनियां कह लो मोदी परिवार की, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज है
जो आज की तारीख में वो भी सीज पड़ी है सारी। लेकिन इनकम टैक्स की मांग कायम होने से पहले यदि उनसे पैसे रिकवरी होकर के और लिक्विडेटर कोई काम करके पैसा रिकवर कर ले और आप लोगों को दे दे तो कुछ आंशिक रूप से आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन एक बार आयकर विभाग की मांग कायम होगी, डिमांड कायम होगी, केस फाइनल हो गया, मुझे मालूम है या मैं कल्पना कर सकता हूं कितनी बड़ी डिमांड बनेगी जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बड़ी डिमांड बन सकती है कि आपको एक फूडी कोड़ी भी नहीं मिले, इतनी बड़ी बन सकती है। मैं चाहता हूं, मैं आपका शुभचिंतक होने के नाते आगे और बात कहने जा रहा हूं आपको कि ये मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने 12 महीने तो खराब कर लिया, सारे काम करते 12 महीने खराब कर लिए, आपने रिकवरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ मुझे गालियां बोली या सपने देखते रहे, दूसरे वादों पे आ गए, ये काम किया। 12 महीना आपका लगभग 11 महीना आप पूरा खराब कर चुके हैं। जून से वापस जून आने वाला है, ये आपके सामने है, और 11 महीना पूरा करने के बाद आपने चूंकि कुछ नहीं किया और इनकम टैक्स की मांग कायम होने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। एक बार इनकम टैक्स की डिमांड कायम हो गई तो आपके हाथ में बहुत कम संभावना है कि कुछ पैसा आए। इसलिए आप सक्रिय होकर के अपने पैसे वसूल के लिए अभी से सक्रिय हो जाए, बाद में कुछ हासिल नहीं होना है। आप उसको अच्छा माने बुरा मानो, ये सच्चाई है। और अंतिम बात मैं ये कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा देर तक लिक्विडेटर को काम नहीं करने दिया जाएगा, आप सब सोच रहे हैं कि लिक्विडेटर, आपको मालूम होना चाहिए, मैं कह रहा हूं लिक्विडेटर की नियुक्ति हो चुकी है, लिक्विडेटर ने इसका चार्ज ले लिया है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में जैसे तैसे करके या जो भी स्थिति रही इसकी, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर इसकी यथा स्थिति दी दोनों साइड की, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शायद लिक्विडेटर काम नहीं कर रहा है। जितना ज्यादा लिक्विडेटर का समय जाया हो रहा है आपका, उतना ही ज्यादा आप निवेशक की रिस्क बढ़ती जाएगी, क्योंकि उधर इनकम टैक्स की डिमांड सोसाइटी पे आने वाली है, बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है। और सोसाइटी पे ही नहीं, पूरे ग्रुप की बात कर, सभी कंपनियों पे, मोदी परिवार पे और सोसाइटी पे। और जब ये हजारों करोड़ की डिमांड है सोसाइटी और इस पे आ जाएगी तो आपके हाथ में क्या आएगा? क्योंकि वर्तमान कानून जो इस सोसाइटी पे लागू है वो तो ये है कि सबसे पहले लाइट बिल का भुगतान सरकार को होगा, फिर कर्मचारियों का होगा और फिर कुछ बचेगा तो निवेशक को मिलेगा। आपको विश्वास नहीं हो तो एक बात और बताऊं, आपको विश्वास पैदा करने के लिए, जब 2010 में रेड हुई, अभी 2018 में हुई, इनकम टैक्स की 2010 में रेड हुई थी, वो केस मैंने देखे थे उनके उस समय। उस जमाने में 151 करोड़ की डिमांड उनके खिलाफ बनी थी उस जमाने में। और उस समय जो फिगर जो आप देख रहे हैं ना, डिपोजिट ये घोटाला 12,000 करोड़ का, ये मुश्किल से 2-2,500 करोड़ के आसपास था। उस जमाने में 151 करोड़ की डिमांड बनी थी। और आज सोच सकते हैं, और अब तब की राज की स्थिति में बहुत फर्क है। अब मामले बहुत खुल गए, उस टाइम में बातें ओपन में नहीं थी कि किस तरह से घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए इन स्थितियों के अंदर अब जरूरी है कि आप सब लोग मिलकर के लिक्विडेटर को कार्रवाई करवाने के लिए क्या करना है ये सोचिए। आपको मोदी परिवार पैसा नहीं दे सकता आज की तारीख में। यदि आप ले सकते हैं, वो दे सकते हैं कि उनके पास तो पैसा है। मैंने जैसे बताया आपको 660 करोड़ तो एक सैलरी से निकाला 3 साल का, 210 का 12 करोड़ का तनख्वाह से निकाला, ये 3 साल का फिगर बता रहा हूं। तो इन्होंने जो हजारों करोड़ घर ले लिए हैं, वो पैसा इनके पास है। और यदि आप दबाव बनाएंगे तो आपको पैसा उसमें से मिलेगा। लेकिन जब सोसाइटी की बैनर की बात करते हैं, जो पैसा सोसाइटी से बाहर जा चुका है, वो सोसाइटी से आप कैसे लोगे? वो सोसाइटी वापस आएगा कैसे? वो तभी आएगा जब आप लोग लेने का प्रयास करेंगे। निवेशक बोलेगा, निवेशक मांग करेगा, निवेशक अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करेगा, जिसके लिए कि अभी वो सोया हुआ है, शांत है, चुप है और डरा हुआ है। कारण क्या है आज दिन तक मेरे समझ में नहीं आया। इसलिए बंधुओं, आज पुनः आप सबको चेता रहा हूं कि न तो इस सोसाइटी में कोई रोजगार सुरक्षित है, न कोई निवेशक सुरक्षित है। फिर भी जो आप अपना समय जाया करना चाहें, आप अपना पैसा जमा करना चाहें, जाया करना चाहें, यह आपकी आजादी है। आप फिर भी जो भी अंधभक्ति के तहत ऐसा करना चाह रहे हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन तकलीफ मुझे सिर्फ इस बात की है कि इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर जहां हम ईमानदारी की, सुचिता की, सहकारिता की बातें करते हैं, वहां से ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है इस देश के अंदर कि कोई बोल ही नहीं रहा है।
इतना बड़ा घोटाला हो गया, चुप्पी क्यों है? मेरा दर्द आज भी है। और आज भी मुझे अभी कल ही मालूम पड़ा, आज भी सैकड़ों ब्रांचों के अंदर आज भी लोग पैसा जमा करा रहे हैं। बड़ा ताजुब हो रहा है। जब गुजरात हाईकोर्ट ने स्टेटस को यथास्थिति का आदेश दे दिया, तो यथास्थिति का आदेश तो दोनों पे लागू होना चाहिए नियम से। ऐसे थोड़ी लिक्विडिटी तो काम नहीं करेगा, सोसाइटी काम करेगी। और कभी आप सोचते भी नहीं, जो अभी जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? उन कंपनियों में तो जा नहीं सकता, तो फिर जा कहाँ रहा है? आपको मिलने रहा है पैसा, जा कहाँ रहा है आखिर में? ये विचारणीय बिंदु है। बंधुओं, मैं बात को यही समाप्त करूंगा और एक बार आपको पुनः सिर्फ जागने के लिए आग्रह करूंगा। आप जागिए अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। अन्यथा समय, क्योंकि समय उन्हीं के साथ होती है, समय हमेशा उनका साथ देता है, ऊपर वाला भी उनका साथ देता है जो कर्मशाली होते हैं, जो कर्म करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करके यही अपनी बात को विराम दूंगा। जय भारत, नया भारत। धन्यवाद।